नेक्स्ट देखिए, इकोलॉजी के पेपर में आपके एक आता है क्वेश्चन, ला नीनो और ला नीना, अल नीनो और ला नीना प्रभाव। इस प्रकार के एक शॉर्ट नोट्स अक्सर पूछा जाता है, अल नीनो और ला नीना प्रभाव, जो कि ज्योग्राफी या भूगोल से संबंधित प्रभाव होते हैं। अब देखिए, इसको आप एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे। सबसे पहले देखिए, यह है प्रशांत महासागर में तापीय असंतुलन से उत्पन्न होने वाली परिघटनाएं हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समुद्र में दो प्रकार की धाराएं होती है, ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं। महासागरीय धाराओं के कारण ही तापीय असंतुलन उत्पन्न होता है, उससे ये दो प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। सेकंड देखिए, यह है प्रभाव जलवायु, महासागर आदि के वातावरण पर व्यापक प्रभाव तथा वर्षा, मानसून आदि के बारे में भविष्यवाणी करने में सहायक है। अतः विभिन्न परिस्थितिज्ञ, भूविज्ञानी, नाविक, मछुआरे, ये सभी क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है कि मानसून की संभावना के बारे में और यह वायुमंडलीय दबाव के कारण जो स्थितियां उत्पन्न होती है उससे मानसून के बारे में आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव महासागरों में जो धाराएं उठती है उससे दबाव कम या अधिक होता है और ठंडे और गर्म क्षेत्रों के बारे में पता लगता है। अगर ये प्रभाव उत्पन्न होते हैं तो उससे अन्य देशों में, विश्व में जो अन्य देश हैं उनमें मानसून की संभावना और उसके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है कि इस बार किस प्रकार की वर्षा का स्तर क्या रहेगा। इस तरह से अल नीनो प्रभाव के इंट्रोडक्शन में आप लिख देंगे। नेक्स्ट आता है इसका मीनिंग। अल नीनो प्रभाव का क्या मीनिंग होता है, सबसे पहले आप इसका अर्थ जानेंगे। अब देखिए, अल नीनो और ये दोनों प्रभाव, सबसे पहला तो यह दोनों वर्ड स्पेन भाषा के शब्द हैं जिनका मीनिंग होता है, अल नीनो का अर्थ होता है बालक और ला नीना का अर्थ होता है बालिका। स्पेनिश भाषा में इन दोनों वर्ड्स का अर्थ होता है, अल नीनो अर्थ का अर्थ होता है बालक और ला नीना का अर्थ होता है बालिका। अब इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक परिघटना है कि जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि दिसंबर माह में प्रशांत महासागर के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं दोनों शब्दों के पश्चात। जो प्रशांत महासागर है क्या है ये, क्योंकि ये जो भी प्रभाव होते हैं उत्पन्न होते हैं प्रशांत महासागर में उत्पन्न होते हैं। प्रशांत महासागर विश्व के 5 महासागरों में से सबसे बड़ा है। यह पृथ्वी सतह का
35% भाग तथा महासागरीय या समुद्री सतह का 50% भाग घेरता है। तो ये कंडीशन होती है प्रशांत महासागर की। अब सबसे पहले देखिए प्रशांत महासागर में मेरे पास आपके पास विश्व का मैप नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या होती है, भूमध्य रेखा। अब इसमें आप देखिए ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, इस तरह से चारों दिशाएं होती है, बीच में भूमध्य रेखा होती है। अब देखिए जो उत्तरी भाग में प्रशांत महासागर बड़े क्षेत्र में फैला होता है, तो यहाँ पर ये कहलाता है उत्तरी प्रशांत, ये वाला भाग कहलाता है उत्तरी दिशा में जो होगा उत्तरी प्रशांत महासागर, और नीचे कहलाएगा दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब देखिए उत्तर और दक्षिण दिशा में ये जब होता है तो सबसे पहले ये देखिए जहाँ पर पूर्वी तट होता है, जो कि यह है, यहाँ पर पेरू का तट पाया जाता है। पूर्वी दिशा में जो तट होता है वो पेरू का तट कहलाता है, जिसे कि आप पूर्वी दिशा में होने के कारण ये कैसा होता है, हमेशा ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ ठंडी जलधाराएं एकत्रित होती है। और यहाँ पर जो पश्चिमी भाग होता है, यहाँ पूर्वी भाग है जो कि यहाँ पर पेरू का तट पाया जाता है। प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में पेरू का तट पाया जाता है और यहाँ पर ये ठंडा होता है। और पश्चिमी भाग में कहाँ पर, पश्चिमी दिशा में पश्चिमी भाग में यहाँ पर पश्चिमी तट पाया जाता है। पश्चिमी तट जहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया व इंडोनेशिया ये तट पाए जाते हैं, जो कि प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं, गर्म तट होते हैं, क्योंकि ये पश्चिमी साइड में पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, गर्म जलधाराओं के कारण यह गर्म होता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होता है, दिसंबर माह में इस तरह की प्रभाव उत्पन्न होते हैं। दिसंबर के अंत में क्या होता है कि जो पवन और जलीय दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर चलना शुरू करती हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगी, तो इस तरह से ये क्या होगा कि वो गर्म हो जाएगा। और यहाँ पर पहले से जितना भी है कि पूर्वी तट से जब यहाँ पर ठंडी हवाएं गर्म की तरफ चलेंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये गर्म तट पर यहाँ पर पहले से इसका तापमान ये 60 सेमी ऊंचा हो जाएगा तथा इसका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड पहले से अधिक गर्म हो जाता है। किसका, पश्चिमी तट का। और इसी समय क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ बालक अर्थ बताया गया है, किसका, अल नीनो का अर्थ बालक बताया गया है। और दिसंबर के अंत में ही क्राइस्ट शिशु का जन्म हुआ था, जो इसी कारण उस घटना से जोड़कर इसे यहाँ पर अल नीनो प्रभाव कहा जाता है। अब इस प्रभाव में देखिए, अगर जल किस तरफ से जाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, तो वह गर्म हो जाता है। और इस पश्चिमी जो तट है पहले से 60 सेमी ऊंचा और 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म हो जाता है पेरू के तट से अधिक। जहाँ गर्म होने के पश्चात उसी समय पश्चिमी तट से जैसे ही यहाँ पर ऊपर की तरफ हवाएं आती हैं, तो पश्चिमी तट से क्या होता है, ठंडा जल यहाँ पर हो जाता है, ये गर्म जल, और इस पश्चिमी पेरू के तट से ठंडा जल आता है, और जो कि समुद्र के पैंदे से आता है। पैंदे से आने से क्या होता है, ये ठंडा जल होता है और इस जल में मिक्स हो जाता है। तो पैंदे से जल ऊपर की ओर आने की क्रिया को क्या कहते हैं, अवलैपिंग कहा जाता है। अवलैपिंग जो कि पेरू तट पर विश्व में सबसे अधिक
क्रिया कहाँ पर पाई जाती है? अवलैपिंग की पेरू के तट पर पाई जाती है। इस तरह अवलैपिंग की क्रिया होती है और वहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक तरफ दबाव कम होता है तो दूसरी तरफ अधिक हो जाता है। इस तरह की क्रिया होने के कारण क्या होता है कि ये प्रभाव उत्पन्न होता है और जहाँ पर ये गर्म हो जाता है वहाँ पर दबाव कम होने के कारण बहुत अधिक वाष्प उत्पन्न होती है और वाष्प क्या होती है? ऊपर उड़ जाती है। उड़ने के पश्चात क्या होती है? वो ठंडी होकर संघनन की क्रिया द्वारा वहाँ पर वर्षा होने लगती है। वर्षा होने से क्या होता है कि वहाँ पर जितने भी जलीय जीव जंतु और मछली है वो क्या होते हैं? धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि तेज वर्षा के कारण वो या तो कहीं और माइग्रेट कर जाएंगे, प्रवासित कर जाएंगे, या उन मछलियों की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से समुद्र में क्या होता है? कौन से समुद्र में? आपके प्रशांत महासागर में ये प्रभाव उत्पन्न होता है। इस तरह से अब देखिए, सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा कि अल नीनो और ला नीना प्रभाव क्या होते हैं। अभी मैं आपको अल नीनो समझा रही हूँ, ला नीना आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। तो अल नीनो किस में होता है कि ये प्रशांत महासागर में होने वाली एक प्रबल घटना होती है और किस कारण से होती है? पेरू तट में और पश्चिमी तट में। ये पश्चिमी तट गर्म होता है और पेरू तट ठंडा होता है। दोनों की महासागरीय धाराओं के उत्पन्न होने के कारण जैसे ही यहाँ दबाव कम होता है तो उससे क्या होता है कि गर्म हवाएं क्या होती हैं? ऊंची उठती हैं और उससे वाष्प वापस संघनित होने के पश्चात वहाँ पे तेज वर्षा होने लगती है और मानसून उत्पन्न हो जाता है और सागरीय जल स्तर बढ़ जाता है और अवलैपिंग की क्रिया द्वारा ये प्रभाव उत्पन्न होता है। अब देखिए इसकी खोज कैसे की गई। सबसे पहले अल नीनो प्रभाव की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की? अल नीनो प्रभाव की खोज एक, और उसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। अल नीनो प्रभाव की खोज वह भारतीय मानसून पर प्रभाव। अब देखिए इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे गिलबर्ट वॉल्कर। गिलबर्ट वॉल्कर, उन्होंने 1920 से 30 इस पीरियड में इसकी खोज की थी। उन्होंने कहा कि जैसे ही प्रशांत महासागर में दाब कम होता है अब देखिए दाब में कमी होने से क्या होता है कि इसमें वहाँ पर गर्मी बढ़ जाती है और गर्म वाष्प ऊपर उठने से क्या होती है? वहाँ पे वर्षा होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से भारत में जब यहाँ पर इस तरह की स्थिति होगी, वहाँ पे अगर वर्षा अधिक होगी तो अब उसका संकेत ये होगा कि जो भारतीय मानसून होगा वो कमज़ोर होगा। अगर अल नीनो प्रभाव में क्या हो गया? मासरी दाब कम होगा, गर्मी अधिक होगी, वर्षा अधिक होगी, तो उससे यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय भारतीय मानसून कमज़ोर होगा। इस तरह से उन्होंने इसका भारतीय मानसून से संबंध की खोज की। सबसे पहले किसने? गिलबर्ट वॉल्कर ने। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्थान होता है, जो मैं आप पहले भी बता चुकी हूँ, पेरू का तट और पश्चिमी तट, वो कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? सर्दन प्रभाव भी कहा जाता है। और वहाँ पर देखिए दक्षिणी दोलन उत्पन्न होता है। दक्षिणी दोलन जिस प्रकार की, एक तरफ अगर दबाव कम होता है तो दूसरे क्षेत्र में दबाव अधिक होगा। जैसे बच्चों का एक खेल या झूला होता है जिसे कि सी-सा कहा जाता है, जिसमें एक तरफ अगर वो नीचे झुकता है तो दूसरी तरफ से ऊपर उठ जाता है। इस तरह से सी-सा के परिकल्पना के आधार पर एक तरफ अगर दबाव कम होता है तो दूसरी तरफ उसके विपरीत दबाव अधिक हो जाता है, तो जिसे इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दक्षिणी दोलन कहा जाता है।
अब नेक्स्ट देखिए, जब इस तरह की परिकल्पनाएं आती हैं तो सबसे पहले जिस तरह से अगर यहाँ पर प्रशांत महासागर में इस परिघटना का उद्भव होता है तो उसी समय विश्व के विभिन्न देशों के मानसून पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे ग्लोबल टेली कनेक्शन कहा जाता है। इसमें एक पॉइंट आता है आपके, ग्लोबल टेली कनेक्शन। इसका अर्थ क्या होता है कि विश्व के देशों पर अल नीनो व ला नीना प्रभाव का व्यापक प्रभाव। अब देखिए, अल नीनो विश्व के विभिन्न देशों पर इस प्रभाव का जो सुदूर प्रभाव होता है, इतनी दूर होने के पश्चात, प्रशांत महासागर से काफ़ी दूर होने के पश्चात भी सुदूर जो प्रभाव पड़ते हैं उसे आप क्या कहेंगे, ग्लोबल टेली कनेक्शन कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक आपको मैं बताती हूँ कि जब ये प्रभाव उत्पन्न होते हैं उस समय प्रशांत महासागर में ताहिती एक प्रकार का द्वीप है। वहाँ पर ताहिती द्वीप पर वहाँ पर क्या होता है कि अगर दबाव कैसा होता है, कम होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है, तो उसी समय ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, ऑस्ट्रेलिया में एक शहर का नाम है डार्विन। उस समय वहां पर क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव कैसा होता है, अधिक हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको सीसा वाला सिस्टम बताया है, तो उस समय क्या होता है, वहां पर दबाव अधिक हो जाता है और वहां पर क्या होता है कि अगर यहाँ पर दबाव अधिक होने के कारण कम होने से वहां पर क्या होता है, वर्षा अधिक होती है और शुष्क वातावरण उत्पन्न हो जाता है। जबकि उस समय जहाँ पेरू तट पे क्या होता है, नम वातावरण होता है, वहाँ पे ठंडी हवाएं होती है। इस तरह से दोनों तरफ विपरीत स्थिति होने के कारण और महासागरीय धाराओं में और तापांतर के कारण ये प्रभाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ताहिती द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया की डार्विन शहर में दाब अधिक और कम होने के कारण विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं और इस क्रिया के द्वारा क्या होता है कि ग्लोबल टेली कनेक्शन की क्रिया उत्पन्न होती है। अब नेक्स्ट आपके आता है इसके प्रभाव। अल नीनो के क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अब इस प्रभाव को आप समझ गए होंगे कि प्रशांत महासागर में होने वाली एक परिघटना है जो कि पेरू तट और पश्चिमी तट के मध्य होती है। पेरू तट नम और ठंडी महासागरीय धाराओं के कारण वहाँ का वातावरण वैसा होता है, जबकि पश्चिमी तट कैसा होता है, सूखा और गर्म होता है। अब नेक्स्ट आता है इसका अल नीनो का प्रभाव। अब देखिए, सबसे ज़्यादा क्या प्रभाव पड़ता है कि यहाँ पर दक्षिणी तट जो कि हमेशा दक्षिणी तट कैसा होता है, हमेशा गर्म व सूखा रहता है, लेकिन इस प्रभाव के कारण गर्म व नम रहता है, लेकिन इस प्रभाव के कारण सूखे से वह कैसा हो जाता है, गर्म और सूखे से नम हो जाता है। वहाँ के तटीय क्षेत्र की जलवायु कैसी हो जाती है, नम हो जाती है। और वहाँ पर क्या हो जाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जितनी भी जलीय जीव जंतु होते हैं उनकी संख्या में भी कमी हो जाती है। अब नेक्स्ट आपके आता है प्रशांत महासागर में। देखिए, निम्न दाब होता है, तो उसी समय निम्न दाब होने पर, वायुमंडलीय दाब अगर कम होगा तो उस समय हिंद महासागर में
उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण वहां पर देखिए कैसा होगा, उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण वहां से वर्षा की स्थिति में और मानसून में परिवर्तन उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण जलीय जीव जंतुओं पर और जलीय कृषि पर, पेड़ पौधों पर वहाँ पर बहुत अधिक प्रभाव डालेंगे। और सबसे ज़्यादा कौन से देश इससे प्रभावित होते हैं? दक्षिणी भाग के जितने भी देश होते हैं, अर्जेंटीना, उरुग्वे, चिली, पेरू तट पर जितने भी आसपास के तटीय समूह होते हैं वो सभी क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट आता है आपके कभी, क्योंकि इस प्रभाव के कारण कभी क्या होता है, ये प्रभाव अगर प्रबल होता है तो उससे क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो कभी वर्षा और कभी सूखे के कारण वहां की कृषि स्थिति प्रभावित होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके, अब देखिए वहां पर जैसे ये प्रभाव उत्पन्न होता है अल नीनो, प्रशांत महासागर में अगर हलचल होगी और ये प्रभाव उत्पन्न होगा तो उसमें रहने वाले जलीय जीव जैसे कि विभिन्न जाति की मछलियां उनमें पाई जाती हैं। मछलियां जिनमें कि सबसे अधिक स्क्विड, कुछ जातियां होती हैं स्क्विड, सामन, पेरू और एक और एनकोबी, जो विशिष्ट प्रकार की मछली वहां पर पाई जाती है। एनकोबी ये एक विशिष्ट जाति की मछली पाई जाती है। तो वहां पर इन सब मछलियों को या तो ये तेज अधिक वर्षा के कारण मर जाती है या दूसरे स्थान पर प्रवासित हो जाती है, यानी माइग्रेट कर जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो इस तरह से जलीय मछलियां क्या करती हैं। इसके अलावा आता है ऑक्टोपस, समुद्री घोड़ा जिसे आप जानते होंगे। ऑक्टोपस, विभिन्न जलीय जंतु क्या होते हैं कि उनकी स्थिति कैसी होती है, या तो उनकी संख्या में कमी हो जाती है या वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट आती है इसके अंदर विभिन्न प्रकार के ऐसे समुद्री पक्षी जो कि उन तटीय स्थानों पर रहते हैं और अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, इन मछलियों से या जलीय जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो उन पक्षियों की कमी हो जाती है। कौन से पक्षी? जलीय पक्षी। जलीय पक्षियों की कमी हो जाती है क्योंकि उनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता, क्योंकि वो मछलियां मर जाएंगी या दूसरी जगह चल जाएंगी तो जितने भी जलीय पक्षी होंगे तो उनको भोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो जलीय पक्षियों की कमी हो जाती है। और जहाँ पर तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, समुद्र तट पे मछुआरे, नाविक वगैरह, तो वहाँ पर वो पक्षियों का एक बीट पाया जाता है जो पक्षी के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जिसका नाम होता है ग्वेनो। एक समुद्री विशिष्ट प्रकार के पक्षी होते हैं, उनका बीट होता है जिसका नाम होता है ग्वेनो। उस बीट को एकत्रित करके और खाद्य के रूप में उसका प्रयोग करते हैं और अच्छे से व्यवसाय करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाते हैं। तो इस तरह से ग्वेनो बीट या खाद्य का संचय नहीं हो पाता है और वहाँ पर उनके व्यवसाय में हानि उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से अल नीनो प्रभाव के कारण महासागरीय तटीय क्षेत्रों में और नाविक, मछुआरों, जलीय जीव जंतु और वहाँ की परिस्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से आपके एक इफेक्ट कंप्लीट होता है अल नीनो। नेक्स्ट इफेक्ट आपके आता है ला नीना। ला नीना प्रभाव, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ला नीना प्रभाव में क्या होता है कि यह
प्रशांत महासागर में होने वाले अल नीनो प्रभाव के विपरीत परिघटना है, यानी कि जस्ट इसके अपोजिट होती है। जैसा कि आपने कहा अल नीनो में मैंने आपको उसकी प्रोसेस में बताया, ठीक वैसे ही ये प्रशांत महासागर में होने वाली अल नीनो प्रभाव के विपरीत परिघटना है। इस परिघटना में देखिए, अभी मैंने जैसा भी आपको बताया था कि दो द्वीप से इस परिघटना में मैंने आपको अभी भी पहले इसमें एक्सप्लेन किया था, एक था ताहिती द्वीप और दूसरा स्थान था डार्विन शहर, जो कहाँ पर पाया जाता था? ऑस्ट्रेलिया में। तो जब दिसंबर माह में प्रशांत महासागर में अल नीनो प्रभाव उत्पन्न होता है, दिसंबर माह में क्या होता था कि पूर्व की तरफ तो कौन सा ठंडी महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती थी पेरू के तट पर, और पश्चिमी तट पर गर्म और सूखी होती थी, जिसके कारण ये प्रभाव उत्पन्न होता था, यानी तापांतर के कारण, ठंडी और गर्म में दोनों में अंतर होने के कारण ये प्रभाव होता था। तो उस समय ताहिती द्वीप पर क्या होता था? दाब कैसा होता था? अल नीनो प्रभाव में कैसा होता था? कम होता था, और डार्विन में अधिक होता था। तो अब यहाँ पर आप ला नीना प्रभाव में ताहिती द्वीप पर वायुमंडलीय दाब कैसा होगा? अधिक होगा, और डार्विन शहर पर यहाँ पे वायुमंडलीय दाब कैसा होगा? कम होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो जो जिस तरह से पेरू के तट से ठंडी महासागरीय धाराएं चल रही थी, तो इसमें इसका दिशा विपरीत दिशा में चलेगा, और ताहिती द्वीप पर वायुमंडलीय दाब अधिक होने के कारण पश्चिम से कहाँ पर चलेंगी? वो पूर्व की ओर चलेंगी महासागरीय धाराएं, और वो जैसे ही पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगी तो ताहिती द्वीप पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता जाएगा, और पेरू तट पर कम होने के कारण, डार्विन शहर में कम होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ला नीना प्रभाव उत्पन्न होगा, क्योंकि ये इसके जस्ट विपरीत अभिक्रिया है, जिसके कारण यह एक प्रशांत महासागर में होने वाली एक विपरीत अभिक्रिया होती है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होने के कारण अल नीनो और ला नीना प्रभाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन इसके भी प्रभाव सेम वैसे ही होते हैं जैसे कि अल नीनो के प्रभाव थे, महासागरों पर वही प्रभाव पड़ता है। तो इस परिघटना में क्या होता है? अल नीनो ला नीना का विपरीत परिघटना होती है, और यहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम और अधिक, और ये दोनों की दोनों किसके कारण होती है? तापांतर के कारण, क्योंकि ध्रुवों से आने वाली जितनी भी समुद्री धाराएं होती है वो ठंडी होती है, और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के तापांतर वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण वहाँ पर मानसून की स्थिति, मानसून, वर्षा, इनकी स्थिति में परिवर्तन के कारण ये दोनों प्रभाव उत्पन्न होते हैं, और दोनों प्रभाव प्रशांत महासागर के पेरू तट पर और पश्चिमी तट पर उत्पन्न होते हैं। पेरू तट पे और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के भाग में मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑस्ट्रेलिया के इंडोनेशिया भाग में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में और पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू तट पर ये दोनों प्रभाव उत्पन्न होते हैं।